नॉर्वे, दिसंबर 2017। सैकड़ों किलर व्हेल स्केरवॉय आइलैंड पर इकट्ठा हुई हैं। यह गजब का दृश्य है। इस विचित्र घटना को एक गाइड ने फिल्माया। यह किलर व्हेल्स का सबसे बड़ा झुंड हो सकता है, लेकिन वो यहां करने क्या आई हैं? वो ऐसा क्यों कर रही हैं? बाप रे! आमतौर पर किलर व्हेल्स के पॉड्स छोटे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा कुछ दर्जन तक, उससे बड़े तो बिल्कुल नहीं। अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी सारी किलर व्हेल्स आखिर एक साथ क्यों हैं? इस वीडियो में तो बहुत ज्यादा ऑर्कास दिख रही हैं, करीब 200 तक। ये तो एक मेगापॉड है। सवाल ये उठता है कि वो इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा क्यों हुई हैं? क्या ये इतना बड़ा झुंड एक ही परिवार हो सकता है? किलर व्हेल्स बहुत ही पारिवारिक किस्म की होती हैं। मादाएं हमेशा एक साथ रहती हैं। इनमें मादाओं की कई अलग अलग पुश्तें पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिता देती हैं। और ये मां बेटियों की जोड़ियां और उनकी रिश्तेदार मिलाकर बनाती हैं पॉड्स। इनका समाज मादा प्रधान होता है और नर को पॉड्स के आसपास रहने की इजाजत होती है। शायद ये मिलजुल कर एक दूसरे का हालचाल पूछ रही हैं। क्या ये एक ही लंबा चौड़ा परिवार है, यानी किलर व्हेल्स का एक बड़ा सा खानदान? इसे पता लगाने का एक अनोखा तरीका है, और वो है इनकी आवाज सुनकर। व्हेल्स और डॉल्फिन्स की भी एक तरह की भाषा होती है, और अगर हम किसी व्हेल या डॉल्फिन की आवाज सुने तो मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस पॉड से हैं। हर मादा परिवार की अपनी बोली होती है, अपना तरीका और अपनी बोलचाल। और भाई बहनों के एक पॉड में सब एक ही तरह से बोलते हैं। क्या इस मेगापॉड में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है? हमें लगता है कि इस ग्रुप में इनकी बोली अलग अलग तरह की है, तो ये एक बड़ा पॉड नहीं है। ये दरअसल कई सारे पॉड्स हैं जो एक साथ इस जगह इकट्ठे हुए हैं। किलर व्हेल के समाज में ये एक अनोखी बात है। आमतौर पर पॉड्स के बीच ऐसा सामाजिक मिलना जुलना नहीं होता, ये उतना भी सामान्य नहीं। अगर ये कोई एक परिवार नहीं है तो फिर माजरा क्या है? क्या ये सब यहाँ प्रजनन के लिए जमा हुए हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पॉड किलर व्हेल्स ने प्रजनन के लिए बनाई हो। ऑर्कास प्रजनन के वक्त एकांत पसंद करते हैं। हम इसके बारे में ज्यादा तो नहीं जानते, पर यह जरूर पता है कि प्रजनन के समय ऑर्कास गुनगुना पानी पसंद करते हैं। इनकी प्रजनन आमतौर पर बसंत में होती है, जबकि ये वीडियो सर्दियों में फिल्माया गया था। प्रजनन के लिए ये वक्त सही नहीं है, और ये प्रजनन कर भी नहीं रहे, और ये एक परिवार भी नहीं है। शायद वीडियो से कुछ और सुराग मिल जाएं। आसमान में हजारों पक्षी भी दिख रहे हैं, जो आसपास कहीं बहुत ज्यादा खाना होने का संकेत है, क्योंकि जहां खाना हो वहां पक्षी आ ही जाते हैं। हवा में इतने पक्षियों का झुंड, मतलब पानी में दावत चल रही है। तो क्या ये पक्षी व्हेल द्वारा पकड़ी गई मछलियों की लालच में हैं? नॉर्वे के इस भाग में ज्यादातर हेरिंग मछली पाई जाती है। स्कैंडिनेवियंस इन मछलियों का अचार बनाते हैं, जो बहुत प्रसिद्ध है और बहुत स्वादिष्ट भी। ऑर्कास को भी हेरिंग मछलियां बहुत पसंद हैं। क्या इस वीडियो में व्हेल्स यही ढूंढ रही हैं? मछली खाने वाली ऑर्कास मिलकर शिकार करती हैं और पानी के बुलबुले छोड़कर मछलियों को एक जगह घेर लेती हैं। व्हेल्स मछलियों के झुंड को बहुत सारे बुलबुले बनाकर घेर लेती है, जिससे मछलियां बुलबुलों को पार करने से डरने लगती हैं। इतने बुलबुलों को मछलियां पार नहीं कर पाती और डरकर एक जगह इकट्ठी होने लगती हैं। व्हेल्स फिर उन्हें छोटे से छोटे घेरे में बांधते जाती है ताकि उन्हें खा सके। इसे क्रॉसल फीडिंग कहते हैं, और यह हेरिंग के लिए बहुत ही भयानक होता है।
मछलियों को छोटे से घेरे में लाकर ऑर्काज अपनी चाल चलती हैं। व्हेल्स अपनी पूंछ से इतनी तेज प्रहार करती हैं कि मछलियां वहां पर सुन्न हो जाती हैं। झुंड के किनारे पर एक टेल स्लैप से लगभग 16 मछलियां तक सुन्न हो जाती हैं, पूरी तरह बेबस और खाने के लिए तैयार। और ये है फास्ट फूड। क्या ये ऑर्काज सिर्फ एक बड़ी दावत कर रही हैं? मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं। अगर ये ऑर्काज शिकार के लिए आई हैं, तो शिकार के दौरान उनके स्वभाव के मुताबिक टेल स्लैपिंग तो दिखना चाहिए, पर वो भी यहाँ पर नहीं दिख रहा। लेकिन इस वीडियो में तो ये सब मजे करते हुए दिखाई दे रही हैं। आखिर ये कर क्या रही हैं? क्या ये किसी और चीज का शिकार करना चाहती हैं? वीडियो में पीछे नॉर्वेजियन मछुआरों की नाव आती दिखाई दे रही है। मछुआरे जब अपने मछलियों से भरे जाल खींचते हैं तो कई मछलियां निकल जाती हैं और फिर खराब मछलियों को वापस फेंक दिया जाता है। जाहिर है कि ऑर्कस के लिए ये एक आसान शिकार है और शायद इसी दावत के लिए वो एक साथ आई हों। कभी कभी तो ये जाल फाड़कर भी मछलियां ले जाती हैं। ये दिन भर में टनों मछलियां खाती हैं। शिकार के लिए इनकी मछुआरों से होड़ लगी रहती है। अगर यही बात है तो इन्हें पता कैसे चला कि यहाँ पर मुफ्त का खाना बट रहा है? ये अक्लमंद जानवर मछुआरों की नाव की आवाज पहचानना सीख गए हैं। उनके मोटर की आवाज, उसके गियर्स का शोर, पानी से जाल उठने की आवाज वगैरह वगैरह। बिल्कुल वैसे ही जैसे पालतू जानवर घर की कई आवाजें पहचान लेते हैं। और एक वजह यह भी हो सकती है कि इन्हीं आवाजों ने इन सारी किलर व्हेल्स को इतनी दूर से लुभाया हो। किलर व्हेल्स की सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। वो शिकार के लिए क्लिक्स का इस्तेमाल करती हैं और 100 मीटर दूर हेरिंग ढूंढ लेती हैं। तो ये नाव की आवाजें तो एक तरह से उनके लिए दावत का न्योता है। बस यहाँ आओ और मजे से खाओ। एंग्लसी यूके, समर 2018। ऐसा लगता है कि रात के अंधेरे में समुद्र चमक रहा है। समंदर की उठती लहरों में हमें चमकीला नीला रंग दिखाई देता है। सवाल है कि आखिर क्यों? यहां से 4800 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चमकदार पानी में नीली चमक एक जानी पहचानी बात है। तो ऐसा चमकीला नीला पानी यूजुअली ट्रॉपिक्स के पास दिखता है, जैसे वियतनाम, मालदीव्स, प्यूर्टो रिको जैसी जगहों पर। इस पानी के चमकने का राज क्या है? और इस चमकती नीली रोशनी की आखिर वजह क्या है? क्या ये रिफ्लेक्शन हो सकता है? ये भी कहा जा सकता है कि वेल्स के नॉर्थ की तरफ होने के कारण ये ऑरोरा बोरियालिस का रिफ्लेक्शन हो सकता है। मानना जरा मुश्किल है। इन्हें नॉर्दर्न लाइट्स भी कहा जाता है। अंतरिक्ष के बदलते सोलर वेदर की वजह से आसमान में रंग बिरंगी रोशनी दिखाई देती है। पर इस वक्त तो कोई नॉर्दर्न लाइट्स नहीं थी। जबकि पूरे 2018 के दौरान अंतरिक्ष का मौसम बिल्कुल शांत था, तो ये ऑरोरा का रिफ्लेक्शन तो नहीं हो सकता। इसकी संभावना ज्यादा है कि पानी में कुछ तो ऐसा है जो इसे चमकीला बना रहा है। इक्वेटर के पास चमकते नीले पानी का एक प्रमुख कारण है। तो क्या एंगलसी के चमक का भी यही कारण है? दरअसल जिसे आप देख रहे हैं वो है बायोल्यूमिनेसेंट फाइटोप्लैंक्टन जो पानी में है। लगता तो है। ये एक बहुत छोटे सिंगल सेल वाले जीव हैं जो पौधों की तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन बहुत छोटे होते हैं, मिलीमीटर के 10वें हिस्से जितने, पिन की नोक के बराबर। पर मिलकर ये धरती की आधी से ज्यादा ऑक्सीजन बनाते हैं। हमें इनका एहसानमंद होना चाहिए। और अनोखी बात यह है कि जब भी उन्हें छेड़ा जाता है वो चमकने लगते हैं। ये छोटे जंतु बीच को बहुत खूबसूरत बना देते हैं। बस हल्का सा छेड़ दो और चमकीली रोशनी तैयार। पर सवाल अभी यही है कि ये दुनिया के इस भाग में क्यों है जहां ऐसे नजारे बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ये बहुत असाधारण है कि यूनाइटेड किंगडम के आसपास ठंडे पानी में ऐसा कुछ देखने को मिले। यहाँ पानी बहुत ठंडा है। इसमें तैरने के लिए हिम्मत चाहिए।
और फाइटोप्लैंक्टन को करीब 21 डिग्री सेल्सियस का आरामदायक गुनगुना पानी पसंद है, जो कि ट्रॉपिक्स में होता है। वाह, बहुत सही। लेकिन 2018 में यूके में तब तक की सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी। मौसम का तापमान बदलने की वजह से आसपास का पानी भी गर्म हो गया है और इसी वजह से ये पानी प्लैंकटन के लिए बहुत ही आरामदेह बन गया है। हमें लगता है कि इसके होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि समुद्र अब पहले के मुकाबले 60% ज्यादा तेजी से गर्म होने लगा है। बदलते मौसम के साथ औसत तापमान ज्यादा होता जा रहा है और जितनी गर्मी बढ़ती जाएगी हमें ये आगे और देखने को मिलेगा। तो ये जिंदा लाइट बल्ब्स बहुत ही तपती गर्मी के बाद यूके पहुंचे। मगर सवाल ये है कि ये रोशनी क्यों पैदा करते हैं? हो सकता है ये इनका अपना नेचुरल हमलावर अलार्म हो। जैविक रोशनी इनकी एक तरह की आत्मरक्षा की प्रक्रिया है। जब ये उत्तेजित या परेशान होते हैं तो ये चमक उठते हैं। उनकी चमकती नीली रोशनी देखकर उनके हमलावर थोड़े डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि खतरा एक मछली से है जो उन्हें खाना चाहती है, वाह, बहुत सही। या किसी कश्ती के चप्पू से, या एंगल सी यूके में किसी आदमी के चलने से। कारण जो भी हो, वो बस झिलमिलाने लगते हैं। किंग सैमन के गायब होने से जुड़े एक नए सबूत से पता चला है कि सैमन शार्क्स एक अहम शिकारी हैं। पर क्या संख्या इस बात से मेल खाती है? तो क्या पानी में इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि ये किंग सैमन की आबादियों पर कोई बहुत बड़ा फर्क डाल सके? 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली सैमन शार्क ग्रेट व्हाइट की एक ज्यादा तेज रफ्तार और फुर्तीली सहवंशी है। मैंने कुछ साल पहले सैमन शार्क्स की जांच पड़ताल की थी और मैं प्रिंस विलियम साउंड में सैमन पार्क एक्सपर्ट बून हॉजन से मिल चुका हूं। शार्क इस इलाके में इकट्ठा होती हैं ताकि समुद्र से नदियों की तरफ जा रही सैमन को घेर सकें। और क्योंकि ये सैमन की माइग्रेशन का मौसम है तो शार्क्स को यहां होना चाहिए। मैं पानी में लाइन डालकर देखूंगा कि यहां कौन सी मछलियां हैं। मैं खुद को तैयार कर रहा हूं इस संघर्ष के लिए। मुझे उम्मीद भी है और डर भी लग रहा है। कुछ मछलियां इतनी ताकतवर होती हैं कि आप उनके संपर्क में आना ही नहीं चाहते हैं, और अगर कहीं मुझे इनसे जूझना पड़े तो मेरी पीठ और हाथों पर काफी असर पड़ सकता है। अगर आज का दिन कामयाब रहा तो मैं इस दिन को जरूर याद रखना चाहूंगा, पर पहले मुझे खुद को जिंदा रखना जरूरी है और इस काम में बेशक मजा आएगा। बस अगर मछली फंस जाए तो बस इसमें मुझे थोड़ी तकलीफ भी हो सकती है। मैं इसे आपकी पीठ पर लपेट देता हूं, ठीक है, एक सेकेंडरी लाइन की तरह। अगर आप पानी में गिर भी जाते हैं तो मैं आपको वापस खींच सकता हूं, शार्क से बचने के लिए। मैं लाइन छोड़ रहा हूं। 10, 20। साल के इस वक्त में सैमन शार्क्स 6 मीटर से 60 मीटर तक की गहराई पर हो सकती हैं। मुझे अभी बताया गया है कि ये हो सकता है या तो अचानक हुक में फंस जाए या फिर ये बहुत ही धीरे धीरे टेंशन बढ़ाएंगे, और इन दोनों सूरतों में से कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि मैं कई घंटों तक ऐसे ही खड़ा रहूं और कुछ भी ना हो। ये एक ऐसा सिलसिला है जैसे किसी स्थिति में वक्त जैसे थम गया हो। मैं मछली का ध्यान खींचने के लिए बेट हिला रहा हूं। पहले थोड़ा ऊपर उठाओ, फिर वापस छोड़ दो, फिर थोड़ा ऊपर उठाओ, फिर वापस छोड़ दो। मुझे कुछ झटका महसूस हुआ, पर मछली ने बेट को छुआ तक नहीं। 80, 90, रॉड उठाओ, फिर वापस छोड़ो। मैंने अलग अलग गहराई तक लाइन डाली। ये पानी कम गहरा है, सिर्फ 30 मीटर। अलग अलग जगहों पर। मैं सोच रहा हूं कि यहां शार्क्स हैं भी या नहीं।
मैंने पूरे 2 दिन पानी पर बिताए हैं, पर मुझे अभी तक एक भी सैमन शार्क नहीं मिली, और ना ही उनका कोई फिन दिखाई दिया, ना ही वो सोनार पर दिखाई दी। ये काफी अजीब बात है। अब तक की मेरी खोजबीन में किंग सैमन के गायब होने के पीछे सैमन शार्क का ही हाथ लग रहा है। लेकिन अगर शार्क नहीं मिली तो इस थ्योरी की हवा निकल जाएगी। शायद मैंने सैमन रन को मिस कर दिया हो और शार्क्स जा चुकी हो। कल मैं अपनी रणनीति और साजो सामान बदलकर सैमन की मौजूदगी जानने की फिर कोशिश करूंगा। ओह, ये सैमन तो नहीं लग रही। ओह, जरूर कुछ फंसा है। अरे वाह, ये तो कोहो है। ओह, ये हुक से निकल गई। पर वो इतनी देर तक पानी से ऊपर रही कि मैंने उसे पहचान लिया। वो एक मोटी कोह। जानवर कमाल की चीजें करते हैं, जैसे ये और ये। आपके जहन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये जानवर ऐसा करते कैसे हैं। हम खोलेंगे जानवरों के रहस्य, जैसे कि हाथी सैकड़ों किलोमीटर दूर से कोई आवाज कैसे सुन सकते हैं, डॉग्स की इन गीली पप्पियों का राज क्या है, और आखिर कुछ सांप हवा में कैसे उड़ सकते हैं, ये और बहुत कुछ। How do animals do that? पर इंसानों के बच्चों को गर्भ में पूरी तरह डेवलप होने के लिए 9 महीने लगते हैं, और आमतौर पर हम अकेले ही होते हैं। मगर चिकन्स के मामले में उनके बच्चे अंडों के अंदर बड़े होते हैं, जिसके चलते वो हर रोज एक नई जिंदगी को जन्म दे सकते हैं। तो आखिर चिकन के अंडे के अंदर होता क्या है? ये है इंग्लैंड का बेलमोंट फार्म, और ये है बेथ जो अंडे को अलग करती हैं। वो हेन्स जिन्होंने मेटिंग नहीं की है, वो स्टेराइल अंडे देती हैं, जो नाश्ते के लिए परफेक्ट होते हैं। लेकिन अगर ये लड़का अपना काम कर जाए तो कुछ अंडों में चिक्स ग्रो हो रहे हो सकते हैं। आज हम फार्म पर अंडे कलेक्ट कर रहे हैं। अंडों को लेने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या इनमें से कोई फर्टाइल है। अंडा फर्टाइल है या नहीं, ये आप अंडे में लाइट डालकर पता लगा सकते हैं, क्योंकि हालांकि एम्ब्रियो सिर्फ 2 दिन का है, मगर छोटे छोटे ऑर्गन्स अब तक आ चुके होंगे। अब देख सकते हैं इसमें एक छोटा डॉट है, ये बेसिकली उसका हार्ट है। ये अंडा फर्टाइल है। इंसान के बच्चों की तरह अंडे में पलने वाले चिक को भी ढेर सारी एनर्जी और रॉ मटेरियल लगता है, इसलिए अंडों में बेहद पौष्टिक खाना होता है। उसका योक में भारी मात्रा में प्रोटीन, फैट और विटामिन्स होते हैं, जो एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग को 21 दिन में बेबी चिकन बनाने के लिए काफी हैं। मगर अंडे में पलने वाले चिक को ऑक्सीजन भी चाहिए होता है, और यहाँ परेशानी हो सकती है, क्योंकि चिक तो एक कंटेनर में सील्ड है ना? नहीं, अगर आप अंडे के सरफेस पर जूम इन करें तो आपको उसमें बेहद छोटे छोटे होल्स नजर आएंगे। ये शेल बहुत ही पोरस होता है, इस पर हजारों छोटे छोटे होल्स होते हैं, सिर्फ हमें दिखाई नहीं देते। इन इनविजिबल पोर्स से ऑक्सीजन अंदर जाती है, मगर इसके बाद भी ऑक्सीजन चिक तक नहीं पहुंचती, क्योंकि ऑक्सीजन योक के बाहर ट्रैप्ड है। इसलिए योक के अंदर चिकन ऑक्सीजन हासिल करने के लिए कुछ लाजवाब करता है। शरीर के अंग बनाने से पहले चिक का हार्ट ढेर सारे ब्लड वेसल्स बाहर की ओर भेजता है। ये ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन कलेक्ट करने के लिए परफेक्ट होते हैं, और चिक 3 हफ्तों में अंडे से बाहर निकलने के लिए लायक बन जाता है। इस पूरे सफर के दौरान अंडा उस क्षण की तैयारी करता है जब चिक खुद अपनी पहली सांस लेगा। ये अंडा हमने 10 दिन पहले कलेक्ट किया था, तो आप यहाँ डिफरेंस देख सकते हैं। नीचे व्हाइट है और ऊपर पिंक कलर। अंडे का ये व्हाइट हिस्सा
एयर बबल है। जैसे जैसे अंडे से मॉइस्चर इवेपोरेट होता है, उसकी जगह धीरे धीरे बढ़ता एयर बबल ले लेता है। बड़ा एयर बबल यानी जल्द ही कुछ अद्भुत होने वाला है। अंडे से निकलने के 4 दिन पहले चिक का ब्रेन जिंदा होता है और ऑक्सीजन पाने की मांग बढ़ जाती है। जिंदा रहने के लिए चिक को अब अंडे के उस एयर बबल में जाकर खुद सांस लेनी पड़ेगी। कमाल की बात यह है कि इस एयर बबल में सिर्फ उतनी हवा होती है जिससे चिक अंडे को फोड़कर बाहर आने जितना बढ़ सके। अंडा देने के 21 दिन बाद एक जान उसमें से बाहर निकलती है। गुड चिक। अब आपको पसंद हो या ना हो, मगर हमारे बेस्ट फ्रेंड्स को हमें चाटना बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसा ये सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि दूसरों को भी करते हैं। अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को। क्या ये कुदरत के फरिश्ते वाकई फ्रेंडली हैं या इनकी लिकिंग के पीछे कोई और राज भी है? आखिर डॉग्स को लिक करना इतना अच्छा क्यों लगता है? लिकिंग की शुरुआत जन्म से ही होती है, जब मॉम अपने पपीज के शरीर और नाक को क्लीन करती है ताकि वो सांस ले सके। और माँ का प्यार यहीं खत्म नहीं होता। छोटे पपीज खुद से यूरिनेट नहीं कर सकते, इसलिए मॉम उन्हें लिक करके पी करना सिखाती है। और जब भूख लगती है तो बच्चे अपनी जीभ की मदद से माँ के मुंह को चाटकर खाना देने की गुजारिश करते हैं। डॉग्स और वुल्फ पप्स के लिए जो मश उनकी मॉम देती है, उससे पपीज का सॉलिड खाने पे ट्रांजिशन आसान हो जाता है। बड़े होने पर डॉग्स अपनी जीभ को ज्यादातर स्क्रबर की तरह इस्तेमाल करते हैं, मगर इस तरह वो सिर्फ अपनी सफाई ही नहीं कर रहे। जब साइंटिस्ट ने डॉग्स के सलाइवा को एनालाइज किया तो उन्हें उसमें माइक्रोब्स को मारने वाले कई एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स मिले। लिक करने से घाव भी स्टेरिलाइज होते हैं। मगर डॉग्स सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट वाली लिकिंग हमारे साथ ही क्यों करते हैं? क्या उन्हें हमारे पसीने का स्वाद पसंद है, या फिर क्या वो हमसे कुछ कहने की कोशिश करते हैं? इस बिहेवियर को समझने के लिए साइंटिस्ट ने डॉग्स के एंसेस्टर्स की तरफ रुख किया है। जब किसी यंग वुल्फ को किसी बड़े को मनाना होता है तो वो उसका चेहरा लिक करता है, मगर जैसे जैसे वुल्फ बड़ा होता है वो ये लिकिंग वगैरह छोड़ देता है। लेकिन वुल्फ से अलग हमारे फरी दोस्त बड़े ही नहीं हो पाते हैं। अगर आप डॉग्स के स्कल को देखें जो स्पैनियल की तरह है, काफी हद तक यंग वुल्फ के प्रोपोर्शन का ही है वो। हजारों साल की सिलेक्टिव ब्रीडिंग के बाद हमने ऐसे डॉग्स बनाए हैं जो न सिर्फ इमेच्योर दिखते हैं बल्कि बड़े होने पर भी उनका पपीश नेचर नहीं जाता। तो जब डॉग्स हमें चाटते हैं तो उनके अंदर का बेबी वुल्फ हमसे कहता है, मुझसे ढेर सारा प्यार करो, आप मेरे मास्टर हो। पूरे एनिमल किंगडम में कई प्रजातियों ने अपनी सुनने की क्षमता बढ़ाने के लिए कई अद्भुत तरीके ढूंढ निकाले हैं, जैसे कि बैट-ईयर्ड फॉक्स जिसने सुपर साइज साउंड रिसीवर्स इवॉल्व किए हैं। बार्न आउल अपना पूरा चेहरा सैटेलाइट डिश की तरह इस्तेमाल करता है हल्की सी हल्की आवाज को एम्पलीफाई करने के लिए। और हाउस स्पाइडर के पैर पर मौजूद बाल आपके घर लौटने की उन्हें भनक दे देता है। मगर ये जो एनिमल आप देख रहे हैं इनकी लीग ही अलग है, क्योंकि ये अफ्रीकन एलिफेंट्स 150 से 200 किलोमीटर दूर की आवाज को भी सुन पाते हैं। और कमाल की बात यह है कि वो ये अपने कानों से नहीं करते, तो फिर एलिफेंट्स सैकड़ों किलोमीटर दूर से आने वाली आवाज कैसे सुनते हैं?
एलिफेंट्स के पास रहस्यमयी शक्तियां हैं। रेगिस्तान की दूसरी ओर बारिश हो रही है, इतनी दूर कि उनकी सूंड या उनके कान इसकी भनक भी नहीं ले सकते, मगर शायद कोई जादू ही होगा। ये प्यासा झुंड पानी की ओर मुड़ चुका है। क्या इन जानवरों के पास कुदरत का दिया हुआ कोई सिक्स्थ सेंस है? डॉक्टर केटलिन ओकॉनल रॉडवेल पिछले 30 सालों से एलिफेंट्स पर नजर रख रही हैं। उन्होंने एलिफेंट्स को जंगल में और यहां भी स्टडी किया है। कैलिफोर्निया परफॉर्मिंग एनिमल वेलफेयर सोसाइटी की सैंक्चुरी में, जहां रिटायर्ड एनिमल्स को पनाह मिली है, जिनमें कुछ एक्स सर्कस एलिफेंट्स भी शामिल हैं। मेरी स्पेशलिटी है ये समझने में कि कैसे एनिमल्स लो फ्रीक्वेंसी साउंड और वाइब्रेशंस की मदद से कम्युनिकेट करते हैं। मैंने कीड़ों में वाइब्रेशन कम्युनिकेशन से अपनी स्टडी की शुरुआत की। जब कोई मेल मेट करना चाहता था तो वो अपने पैर उठाकर फीमेल का पता लगाता था। जब मैंने एलिफेंट्स को स्टडी करना शुरू किया, मैंने नोटिस किया कि वो भी इंसेक्ट्स जैसा बिहेवियर दिखा रहे थे। वो भी फ्रीज होकर आगे की तरफ झुक रहे थे और कभी कभार अपना पैर उठा रहे थे, जैसे कि मैंने कीड़ों में देखा था। ये देखकर मैंने सोचा, क्या ये मुमकिन है कि एलिफेंट्स अपने पैरों से सिग्नल सुन रहे हो? इंसानों में आवाज साउंड वेव्स के रूप में हवा में ट्रैवल होते हुए कानों में जाती हैं और एयर ड्रम्स को हिट करती हैं। मगर ये साउंड वेव्स जमीन से भी ट्रैवल कर सकती हैं और कभी कभार सैकड़ों 100 किलोमीटर तक। और एलिफेंट्स में बिल्ट इन रिसीवर्स हैं जो इन साइज्मिक वाइब्रेशंस को पिक करते हैं। उनके भारी भरकम पैरों में स्पेशलाइज्ड वाइब्रेशन डिटेक्टिंग सेल्स होते हैं। ये सेल्स कॉन्सेंट्रिक मेम्ब्रेन्स में पैक्ड होते हैं, जैसे कि प्याज के लेयर्स में देखा जाता है। जब कोई वेव इन लेयर्स के बीच के जेल को स्क्वीज करता है तो एक नर्व सिग्नल दिमाग तक पहुंचता है। एलिफेंट के आगे के पैर ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अपने एक पैर पर ज्यादा वजन देकर एलिफेंट्स जमीन से आने वाले सिग्नल को और बेहतर से सुनने की कोशिश करते हैं। जैसे हम कानों के आगे हाथ रखकर बेहतर सुनने की कोशिश करते हैं, ठीक वैसे ही। मगर ये सेंसिटिव सोल्स कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। एलिफेंट्स साइज्मिक वाइब्रेशंस को अपने टोनेल से भी सुन सकते हैं। उनके टोनेल्स का कनेक्शन जमीन से होता है और ये और भी बढ़ जाता है जब वो अपना पैर आगे की तरफ टिल्ट करते हैं। ये टोनेल्स जमीन से आने वाले वाइब्रेशन को पैर के बोन्स में डिलीवर करते हैं, जो फिर ऊपर मिडिल ईयर तक जाते हैं। तो ये जो वाइब्रेशन पास होता है, ये बोन कंडक्शन से होता है। और ऐसा हम भी करते हैं। अगर आप एक बड़े से स्पीकर के सामने बैठे हैं और स्पीकर में लो फ्रीक्वेंसी साउंड प्ले हो, तो आपका पूरा शरीर वाइब्रेट होने लगता है और फिर आप बोन कंडक्शन के जरिए भी सुन पाते हैं। अफ्रीका के सूखे में तूफान और उसके पीछे उगने वाले पौधों का पता लगाना एलिफेंट्स के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। मगर एलिफेंट्स शायद अपने पैरों से सुनने से बढ़कर कुछ कर रहे हैं। केटलिन के मुताबिक ये सोशल एनिमल्स अपने पैरों की मदद से एक दूसरे को मैसेज भी भेज रहे हो सकते हैं। एलिफेंट की हील में भारी मात्रा में फैटी टिश्यू होता है, जो केटलिन के मुताबिक लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। फैटी पैड की मदद से एलिफेंट्स जमीन में वाइब्रेशंस ला पाते हैं। पैर के नीचे मौजूद फैट डॉल्फिन के सर में पाए जाने वाले मेलन की तरह है। पूरा लिपिड रिच फैट से भरा होता है। फैट इस इंटरफेस में मदद करता है, ग्राउंड और बॉडी का इंटरफेस। एनिमल वेलफेयर सोसाइटी में डॉक्टर केटलिन एक ऐसे लेजर को ले आई हैं जो पहले बिल्डिंग्स और ब्रिजेस में हल्के से हल्के वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए बना था। उन्हें उम्मीद है कि इससे वो एलिफेंट्स द्वारा पैरों से बनाई जाने वाली आवाज को रिकॉर्ड कर पाएंगी, जो हमारे कान नहीं सुन सकते। हमने लेजर को मारा पर पॉइंट कर रखा है और वो इस समय रंबल कर रही है और ये स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये काम कर रहा है। ये जो लाइंस हम देख रहे हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है हम मारा को इतनी दूर से मेजर कर रहे हैं और यही चीज देखने की हमें उम्मीद थी। लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस जो मारा जनरेट कर रही है, वो उसके पैरों से जमीन में जा रहे हैं। ये रंबल इतना पावरफुल वोकलाइजेशन है कि पूरे शरीर को हिला देता है।
केटलिन जल्द ही इस टेक्नोलॉजी की मदद से अफ्रीका में जंगली एलिफेंट्स को इन्वेस्टिगेट कर पाएंगी। ये बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही प्रॉमिसिंग है। अगर वो ये पता लगा लें कि कौन सा एलिफेंट रंबल कर रहा है और कौन सा उसे सुनकर जवाब दे रहा है, तो वो उनके बीच होने वाली बातचीत का किसी दिन मतलब समझ पाएंगी। अक्सर एलिफेंट्स एक दूसरे की नजरों से दूर अलग हो जाते हैं। वो लगातार एक दूसरे को कहते रहते हैं कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। अक्सर सभी लगातार बात करते रहते हैं। कौन सोच सकता था कि एलिफेंट्स के पैर चलने के अलावा भी कुछ और काम करते होंगे। सोचिए अगर आप डैमेज लंग्स को रीग्रो कर पाते, या फिर स्पाइनल कॉर्ड को, या फिर पूरे के पूरे पैर को, तो आप शायद कोई सुपर हीरो से कम नहीं कहलाते, है ना? कमाल की बात यह है कि एक ऐसा एनिमल है जो बिल्कुल ऐसे ही कारनामे करता है। आखिर एक एनिमल अपने आप अपने ऑर्गन्स रीग्रो कैसे कर सकता है? मैक्सिकन लेक में एक लाजवाब एनिमल पलता है, मिलिए इससे। ये है एक्सेलॉट। दिखने में भले क्यूट हो, मगर ये एनिमल अक्सर तालाब में दूसरे एनिमल्स के पैर को काटते हैं। कटे हुए पैर को उगाना स्टारफिश जैसे जीव के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यहां तक कि गेको भी अपनी कटी हुई पूंछ उगा सकता है। मगर हार्वर्ड के गैरेट डनलैप के मुताबिक एक्सेलॉटल रीजनरेशन में सबका बाप है। अगर एक्सेलॉटल का हाथ कट जाए तो उनका पूरा हाथ उंगलियों के साथ दोबारा उगता है। अगर सिर्फ उंगलियां कटें तो उसे पता होता है कि उसे सिर्फ उंगलियां उगानी है, यानी वही अंग दोबारा उगते हैं जो कट जाते हैं। बाकी अंग वैसे के वैसे रहते हैं। और इस एम्फीबियन की ये कला सिर्फ उसके हाथ और पैर तक ही सीमित नहीं है। वो अपना दिल, अपना स्पाइनल कॉर्ड, ब्लड वेसल्स, यहाँ तक कि दिमाग का हिस्सा और नर्वस सिस्टम भी दोबारा उगा सकती हैं। गैरेट जानना चाहते हैं कि एक्सेलॉटल ये कैसे कर सकता है जो कोई और जानवर नहीं कर सकता। जब भी किसी इंसान का हाथ या पैर कटता है तो वहां पर स्कार टिश्यू बिल्डअप होते हैं, लेकिन एक्सेलॉटल्स में स्कार टिश्यू के बिल्डअप होने की बजाय कटा हुआ अंग पूरा का पूरा नया उगता है। हमारी तरह एक्सेलॉटल भी अपने घाव को तुरंत सील करता है, मगर फिर डैमेज्ड एरिया में स्पेशल सेल्स पहुंचते हैं। सेल्स डिवाइड होने लगते हैं और फिर एक बम्प, एक उभार बनता है जिसे ब्लास्टीमा कहते हैं, जो और कुछ नहीं, बहुत सारे सेल्स का जमावड़ा होता है। नॉर्मल सेल से अलग ये सेल्स जरूरत के मुताबिक किसी भी तरह के टिश्यू का हिस्सा बन सकते हैं, जैसे कि स्किन, मसल और यहाँ तक कि ब्रेन भी। कमाल की बात यह है कि इन सेल्स को यह भी पता होता है कि वो शरीर के किस हिस्से में है। उन्हें पता होता है कि वो राइट हैंड का हिस्सा है, लेफ्ट आई का, या शरीर के किसी और अंग का। लगभग 5 हफ्तों बाद आप देख सकते हैं कि ब्लड वेसल्स और स्किन नजर आने लगी है, उंगलियां बननी शुरू हो गई हैं। उसे पता है कि उंगलियों का साइज कितना होना चाहिए, उसका शेप कैसा होगा। नया पैर कटे हुए पैर का परफेक्ट कॉपी होता है और उसमें वो सभी सेल्स होते हैं जो पहले थे। 2 महीने बाद अगर आप उसी एक्सेलॉटल को देखें और आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन सा पैर कटा था, तो आप बता नहीं पाएंगे कि कौन सा था। नया पैर पुराने पैर के साथ एग्जैक्टली मैच करता है। तो क्या हम भी ये करना सीख सकते हैं? कमाल होगा ना अगर हम नया पैर उगा पाएं या डैमेज्ड ब्रेन को रीग्रो कर पाएं। एक्सेलॉटल की सबसे कमाल की बात यह है कि उसका स्ट्रक्चर, उसके पास जितने अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं वो सब हमारी तरह हैं। उसी तरह की हड्डियां, उसी तरह की ब्लड वेसल्स। हमारी जिंदगी के शुरुआत के 4 साल हम एक्सेलॉटल्स की तरह होते हैं। बच्चों के घाव अपने आप भरते हैं और 7 साल तक के उम्र तक हम अपने फिंगर टिप्स भी दोबारा ग्रो कर सकते हैं। मगर उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम ये एबिलिटी गंवा देते हैं। मगर कहीं ना कहीं हमारे जेनेटिक वॉल्ट में अंगों को दोबारा रीजनरेट करने के कुछ टूल्स मौजूद हैं। और कमाल की बात यह है कि साइंस इस दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। रिसर्चर्स अब एक्सेलॉटल के पूरे जीनोम यानी उसके पूरे डीएनए को पढ़ सकते हैं। वो एक्सेलॉटल के उन अनोखे जीन्स को देख रहे हैं जो इंसानों में नहीं पाए जाते हैं। अब सिर्फ थोड़े से वक्त की बात है
जिसके बाद उम्मीद है कि जीन थेरेपी से इंसान भी अपने डैमेज्ड हिस्सों को दोबारा रीबिल्ड कर पाएंगे। कोशिश तो ये है कि हम रीजनरेशन के तरीके को समझकर उन लोगों की मदद कर पाएं जो अपना पैर या हाथ गंवा चुके हैं। अब बारी है सांपों की। दुनिया भर में सांपों की 3,500 से ज्यादा प्रजातियां हैं और पैर न होने के बावजूद उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। ये कमाल के रेप्टाइल्स पर्दों पर चढ़ सकते हैं, जमीन में घुस सकते हैं और यहां तक कि तैर भी सकते हैं। मगर कुछ ऐसी भी प्रजातियां हैं जिन्होंने आसमान को छूने का फैसला कर लिया है। आखिर सांप उड़ते कैसे हैं?